बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सप्लाई चेन का कंप्लीट प्रोसेस। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पीछे एक वीडियो लगाई थी इंपोर्ट का कंप्लीट प्रोसेस, तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया कि जी ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि हमें शुरू में समझा दिया कि इंपोर्ट के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। और मैं इस बात को खुद भी मानता हूँ कि अगर आपको शुरू में एक पूरे प्रोसेस का पता चल जाए, एक फ़्लो जो चल रहा होता है A to Z जितना फ़्लो है, अगर वो समझ आ जाए कि आपने यहाँ से चल के यहाँ तक सीखना है, तो उस सारे प्रोसेस को जब आप समझ लेते हैं तो आपको ये आसानी हो जाती है कि अच्छा अब हम इस पॉइंट पर हैं, अब हम इस पॉइंट पर हैं, मतलब ये चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं ये इस जगह की चीज़ें हैं, तो उस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो देखते हैं कि सप्लाई चेन का टोटल प्रोसेस क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। पहले ये देख लें कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में ही आएगी। मतलब जहाँ पर कुछ बन रहा है गुड्स या सर्विसेज, मतलब सप्लाई से मुराद है कि एक चीज़ किस तरह से ट्रैवल करती है, तो सप्लाई मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी पॉसिबिलिटी है कुछ जगहों पे हो, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो इसका जो ओरिजिन है, जहाँ से ये स्टार्ट हुई और जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो रही है, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखें, कोई भी इंडस्ट्री हो, कुछ भी बन रहा हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पर एक तो प्रोडक्शन होगी उस चीज़ की जो कि आप बना रहे हैं, उस फैक्ट्री में जो बन रहा है उसकी प्रोडक्शन होगी। और नंबर 2, बिल्कुल जो प्रोडक्शन हो रही है उसके दूसरे एंड पे वो प्रोडक्ट होगी जिसको आप सेल कर रहे हैं। यानी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में 2 पॉइंट, एक उस चीज़ का बनना, दूसरा उस चीज़ का सेल होना। ये जो 2 चीज़ें हैं, ये सारी सप्लाई चेन इन 2 चीज़ों के गर्द घूमती है। जब किसी चीज़ को बनाया जाता है, प्रोडक्शन हो रही है, तो उस प्रोडक्शन के पीछे एक पूरा प्रोसेस होगा जो ये वाला प्रोसेस है। इसको सप्लाई चेन का बैक एंड प्रोसेस कहते हैं। और जब वो चीज़ बन जाए तो उस चीज़ का उस फैक्ट्री से बनने के बाद जो एंड यूज़र तक, यानी जो बंदा ख़रीद रहा है उस चीज़ को, जहाँ पर वो सेल हो रही है और वहाँ से कोई ख़रीद रहा है, तो उस फैक्ट्री से जहाँ बन रही है और वो बंदा जो उसको ख़रीद रहा है, वो जो सफ़र है वो सप्लाई चेन का ये वाला पोर्शन है। इसको फ्रंट एंड का प्रोसेस कहते हैं। यानी ये फ्रंट एंड की सप्लाई चेन है, ये बैक एंड की सप्लाई चेन है। और मैंने शुरू में एक साइकिल की एग्जांपल दी थी कि जिस तरह से साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक पीछे का एक आगे का, तो सिमिलरली सप्लाई चेन है और वो दोनों पहिए एक चेन से लिंक होते हैं। जब तक वो चेन को मूव नहीं किया जाता वो दोनों पहिए नहीं चल सकते। तो सिमिलरली सप्लाई चेन का जो बैक एंड का पहिया, जो फ्रंट एंड का पहिया, ये दोनों लिंक है एक दूसरे से। तो जो भी प्रोडक्शन हो रही है, इसके बैक एंड पे एक प्रोसेस है और इसके फ्रंट एंड पे एक प्रोसेस है। बैक एंड का प्रोसेस प्रोडक्शन के लिए और फ्रंट एंड का प्रोसेस सेल के लिए है, जब वो प्रोडक्ट सेल के लिए जाती है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो कि सप्लाई चेन के प्रोसेस में आते हैं। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक में कर रहा हूँ, वेयर हाउस मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, या मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कर रहा हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा हूँ, सेल्स मार्केटिंग में कर रहा हूँ, तो वो समझते हैं कि मैं इसी में कर रहा हूँ। लेकिन बेसिकली वो सप्लाई चेन के अंडर काम कर रहे होते हैं, सप्लाई चेन की अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि आप जिस जगह भी काम कर रहे हैं, आप सप्लाई चेन के एक छोटे पोर्शन को हैंडल कर रहे हैं। तो सप्लाई चेन शुरू कहाँ से होती है, इसके लिए आप देखेंगे हमने प्रोडक्शन करनी है, कोई फैक्ट्री में कुछ बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी, उसके लिए सबसे पहले हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। यानी प्रोडक्शन वालों ने बता दिया कि जी हमने एक जूता बनाना है, तो उस जूते को बनाने के लिए उनको इतनी रबड़ चाहिए, लेदर चाहिए, लेसेस चाहिए, कोई क्लिप चाहिए, तो वो जो भी चीज़ें उनको चाहिए उस जूते को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो उसके टोटल इंग्रेडिएंट, जो रॉ मटेरियल होगा, जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, वो उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उसको स्टोर वालों को भिजवा देंगे कि भाई हमने ये जूते इतनी क्वांटिटी में बनाने हैं और इसके लिए ये आइटम, ये 10 आइटम, 20 आइटम, जितनी भी ज़रूरत है, ये आइटम होंगी और उनकी इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए। तो आप चेक करें कि आपके पास स्टोर में पड़ी हैं तो हमें इशू कर दें, अगर नहीं पड़ी तो उनको परचेज़ कर लें। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या आया कि हमने प्रोडक्शन करनी है और प्रोडक्शन में जो चीज़ें चाहिए वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल कितनी है और कितनी परचेज़ करनी है, कितने दिन प्रोडक्शन जारी रहेगी, उतने दिन की इन्वेंट्री
क्या अवेलेबल है, अगर नहीं है तो ख़रीदनी कैसे है वगैरह वगैरह। तो ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो भी लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं वो सप्लाई चेन के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इन्वेंट्री। तो अगर तो यहाँ पे इन्वेंट्री में ये चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए अगर अवेलेबल है इन्वेंट्री में, स्टोर में, तो वो इशू कर दी जाएंगी। अगर नहीं अवेलेबल तो उनको सोर्सिंग के लिए डाल दिया जाएगा। सोर्सिंग इसलिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक नया यूनिट खोला है, फैक्ट्री नहीं बनी है और फर्स्ट टाइम वो प्रोडक्शन होनी है। तो अब वो जो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वालों को बताए गए हैं, तो इन्वेंट्री तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन है। तो अब ये सारी चीज़ें सोर्सिंग वालों के पास आ जाएंगी कि भाई ये चीज़ें हैं, तो आप इनके लिए जो बेस्ट सप्लायर अवेलेबल है मार्केट में आप इनकी सोर्सिंग करें। उनके साथ आप फिर प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जाएं, नेगोशिएट करें चीज़ों को ताकि आपको बेहतर रेट मिल सके। तो 2 नंबर है सोर्सिंग कि अगर आपके पास इन्वेंट्री में चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सोर्सिंग की तरफ चले जाएंगे। और सोर्सिंग समटाइम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होती है या फिर सेपरेट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। और सोर्सिंग के ऊपर बहुत सारी पहले वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो सोर्सिंग में ये चीज़ें जब आएंगी तो उनके लिए फिर काम होना शुरू हो जाएगा कि कहाँ से मिलनी है और कैसे हमने इनको सोर्स करना है। सोर्सिंग के बाद जब आप सोर्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर बारी आएगी प्रोक्योरमेंट की, यानी आपने इनको बाय करना है, प्रोक्योर करना है। तो ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी सप्लाई चेन का एक हिस्सा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सप्लाई चेन का हिस्सा है, सोर्सिंग सप्लाई चेन का हिस्सा है, प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन का हिस्सा है। तो प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है इसके बारे में तो लाखदार कोई 100 के करीब वीडियो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्या होती है। तो जब चीज़ें प्रोक्योर हो जाएंगी तो उसके बाद उनको उस वेंडर से या जिस जगह उसका स्टॉक है वहाँ से आपकी फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो नंबर 4 है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। ये भी या तो प्रोक्योरमेंट के अंडर ही होगा या सेपरेट भी हो सकता है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के अंडर हो या ना हो, लेकिन ये भी एक सप्लाई चेन का पोर्शन है। ट्रांसपोर्टेशन भी सप्लाई चेन का हिस्सा है। तो ये जो चीज़ें आपने यहाँ पे ख़रीदी थी इनको अब आपने ट्रांसपोर्ट करना है। इनको आपने यहाँ से जो उसका वेयर हाउस है सप्लायर का वहाँ से उठा के अपनी फैक्ट्री तक लानी है ताकि उनकी प्रोडक्शन हो सके। तो नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन इसका ऐसा है। ये ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ 3 नंबर पे भी ऐड कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट को 4 कर सकते हैं, क्योंकि परचेज़ करने से पहले आप ट्रांसपोर्टेशन चेक कर सकते हैं कि क्या रेट है, हम कितना इसमें बचत कर सकते हैं वगैरह वगैरह, या आप इसको बाद में रख लें। मकसद यही है कि जब आपने प्रोक्योर करना है तो आपने ट्रांसपोर्टेशन के क्या रेट आ रहे हैं इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि ये भी कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है जहाँ पे आप काफ़ी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे चीज़ें वहाँ से सप्लायर के गोदाम से आपकी फैक्ट्री में आ गई, तो उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल का हिस्सा कि आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो आपकी फैक्ट्री में होगा वो उसको चेक करेगा कि क्या ये वही चीज़ें जो हमें चाहिए थी। तो अगर तो वही चीज़ें होंगी जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी आपने रखा हुआ कि हमें इस क्वालिटी की चीज़ें चाहिए, तो अगर वो होंगी तो ये एक्सेप्ट हो जाएंगी, अदरवाइज ये रिजेक्ट होकर वापस चले जाएंगी। तो क्वालिटी कंट्रोल भी सप्लाई चेन का एक हिस्सा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट भी परफॉर्म करता है और कोऑर्डिनेट करता है सप्लाई चेन के साथ। तो इसको हम ये सप्लाई चेन का टोटली हिस्सा है, ये सप्लाई चेन का टोटल हिस्सा है, ये भी सप्लाई चेन का हिस्सा है, ये भी सप्लाई चेन का हिस्सा है। लेकिन ये जो है इसको हम थोड़ा कर लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट भी परफॉर्म करता है और सप्लाई चेन के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। तो इसको हम क्वालिटी कंट्रोल को सेपरेट कर लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट करता है सप्लाई चेन के साथ, लेकिन टोटली ओबे नहीं करता सप्लाई चेन को, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट फंक्शन भी होता है। जब क्वालिटी कंट्रोल किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद ये स्टोर की तरफ आ जाएगा, यानी वो गुड जो आपने सोर्स की, प्रोक्योर की और फिर ट्रांसपोर्ट की, आपके पास आ गई, क्वालिटी अप्रूव हो गई, तो अब ये वेयर हाउस में आपके पास आ जाएंगे। और वेयर हाउस भी सप्लाई चेन का एक हिस्सा है और सप्लाई चेन को ही ओबे करता है। समटाइम ये सेपरेट जिस जगह पे सप्लाई चेन नहीं होती तो वहाँ पे स्टोर सेपरेट भी फंक्शनिंग कर रहा होता है। कुछ जगहों पे प्रोक्योरमेंट के अंडर कर रहा होता है, कुछ जगहों पे प्रोक्योरमेंट से अलहदा होता है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, स्टोर को प्रोक्योरमेंट के अंडर रखना है या कि अलहदा रखना है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये सप्लाई चेन का हिस्सा है। अब
आपने सोर्स किया, प्रोक्योर किया, ट्रांसपोर्ट किया, क्वालिटी चेक होगी, स्टोर में चीज़ें लोड होगी। अब स्टोर वाले इसको इशू कर देंगे प्रोडक्शन को, जहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। उसके जो भी फिनिश गुड बननी है, ये वाली प्रोडक्ट जो बनानी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो जब ये प्रोडक्ट तैयार होगी तो फिर ये वाला प्रोसेस जो है सप्लाई चेन का फ्रंट एंड का प्रोसेस वो स्टार्ट होगा। तो सप्लाई चेन का फ्रंट एंड का प्रोसेस क्या है कि चीज़ें बन के फिनिश गुड जो है वो बन के तो वेयर हाउस में आ गई। एक वेयर हाउस ये था स्टोर जो कि रॉ मटेरियल का स्टोर था, जहाँ पे रॉ मटेरियल जब परचेज हुए तो आए। लेकिन ये जो स्टोर है, वेयर हाउस कह लें, स्टोर कह लें, ये फिनिश गुड्स का स्टोर है, जहाँ पे चीज़ें बनने के बाद जो फिनिश गुड है, जैसे हम जूते बना रहे हैं तो वो जो जूते बनेंगे वो यहाँ पे स्टोर में फिनिश गुड यहाँ पे पड़ी होगी कि इतने जोड़े बन चुके हैं, इतनी क्वांटिटी बन चुकी है तो यहाँ पर पड़ी है। जब ये यहाँ पर स्टोर में चीज़ें अवेलेबल होंगी सेल के लिए तो उसके बाद इन्वॉल्व होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। अब सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सेपरेट भी काम कर रहा होता है, लेकिन सप्लाई चेन के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा होता है। मतलब इसके इंडिपेंडेंट इसका स्टेटस होता है, ये अपने डिसीजन खुद करता है, सप्लाई चेन के अंडर नहीं होता। लेकिन सप्लाई चेन के साथ ये कोऑर्डिनेशन में होता है कि चूँकि इसने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो गुड जो कि बनी है, जो कि सप्लाई चेन के सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, अब उसने आगे डिस्ट्रीब्यूशन होना है और डिस्ट्रीब्यूशन में फिर वो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होगी कि ये आपकी फैक्ट्री के वेयर हाउस से जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके वेयर हाउस तक जाएगा, या होलसेलर दुकानदार जहाँ भी इसने सेल के लिए जाना है तो वहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये वाला डिपार्टमेंट जो था वो ये यहाँ पे सप्लाई चेन के अंडर है। तो इसलिए सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कर रहा होता है सप्लाई चेन के साथ और चीज़ों को आगे डिस्पैच कर रहा होता है जहाँ जहाँ पे वो सेल होनी है। और नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट वही जो कि पीछे रॉ मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम कर रहा था कि चीज़ें कैसे आनी है, किस तरह से हमने फ्रेट को मिनिमम रखना है ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। तो यहाँ पर भी जब डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये बनी हुई जो फिनिश गुड है, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर को उसके वेयर हाउस तक जाएंगी या सेल पॉइंट तक जाएंगी, शॉपकीपर तक जाएंगी, तो यहाँ भी ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा होगा कि किस तरह से हमने फ्रेट कॉस्ट को मिनिमम रखना है। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाता है ये वेयर हाउस है डिस्ट्रीब्यूटर का वेयर हाउस। जब यहाँ से आपके वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस तक, तो ये वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूटर का, यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद ये चीज़ें शॉपकीपर तक, डिस्ट्रीब्यूटर आगे ट्रांसपोर्ट करेगा शॉपकीपर तक और शॉपकीपर फिर सेल कर देगा एंड यूज़र को। तो फाइनली जो एंड यूज़र का फीडबैक होगा, जब तक वो सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक नहीं आ जाएगा सप्लाई चेन का फंक्शन ख़त्म नहीं होगा। इसको आप इस तरह से समझ लें कि जैसे आपने सारे सप्लाई चेन के प्रोसेस को तो बड़ा एफिशिएंटली लुक आफ्टर कर लिया, हैंडल कर लिया, मैनेज कर लिया, कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया, लेकिन जब फाइनली वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंची तो उसने कहा यार ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी क्वालिटी वो नहीं है, ये कुछ भी वो ऑब्जेक्शन जो उसका फीडबैक होगा, अगर वो नेगेटिव साइड पे होगा तो आपके उस सारी एफिशिएंसी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं किया गया। तो ये जो फाइनली फीडबैक है कस्टमर का, ये भी सप्लाई चेन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितने के बाकी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट्स होते हैं, कस्टमर के लिए फीडबैक डिपार्टमेंट होते हैं, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए, मतलब बहुत कुछ होता है जिससे कि कस्टमर को चेक किया जाता है कि क्या वो सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको सेटिस्फाइड किया जाए, उसको सर्विसेज दी जाए, उससे पूछा जाए, उसको मतमीन किया जाए। तो वो जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वही फाइनल रिज़ल्ट है और वही सारे प्रोसेस का निचोड़ है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो कीमत उसने पे की है उसके बदले में जो चीज़ उसको मिली है उससे उसको खुश होना चाहिए कि मैंने इस प्राइस के अंदर बहुत अच्छी चीज़ ले ली है। तो वो जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो इसका फाइनल रिज़ल्ट है। तो इस तरह से ये सप्लाई चेन का पूरा प्रोसेस जो है, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट आती है, सोर्सिंग आती है, प्रोक्योरमेंट आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, स्टोर वेयर हाउस मैनेजमेंट आती है, डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर प्रोडक्ट का कस्टमर तक पहुंचना है। तो ये सारा प्रोसेस सप्लाई चेन का प्रोसेस है। लेकिन इसके अलावा जो डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, तो आईटी डिपार्टमेंट भी सप्लाई चेन का हिस्सा है, लेकिन इंडिपेंडेंट काम भी कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट भी कर रहा होता है सप्लाई चेन के साथ। क्योंकि सप्लाई चेन को जितना भी जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सॉफ्टवेयर है, जो डाटा का एनालिसिस है, कलेक्शन है, एंट्री है, वो सारा आईटी डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा होता है। तो आईटी रिलेटेड जितनी भी हेल्प चाहिए होती है सप्लाई चेन को, वो आईटी वाले प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आईटी वाले सप्लाई चेन से कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हैं और सप्लाई चेन को असिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट अपना एक उनका अपनी वर्किंग भी होती है। ऐसे ही अकाउंट, फाइनेंस, ऑडिट, ये सारे डिपार्टमेंट, इवन एचआर, एडमिन, ये सब सप्लाई चेन को कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट भी काम कर रहे होते हैं। मतलब जिस जगह सप्लाई चेन वालों को ज़रूरत होती है इनकी असिस्टेंस की, तो वहाँ पे ये मीटिंग्स में, कोलैबोरेशन में, कोऑर्डिनेशन में सप्लाई चेन को असिस्ट करते हैं। दुनिया में एडवांस जो कंपनीज हैं जो कि सप्लाई चेन को फुली यूटिलाइज कर चुके हैं, वहाँ पर सप्लाई चेन टॉप मैनेजमेंट का फोकस होता है। सप्लाई चेन हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक पेरेंटल डिपार्टमेंट होता है जो सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन में लेता है या उनको डायरेक्टली लुक आफ्टर कर रहा होता है। और उसकी वजह यह है कि सप्लाई चेन ने मैक्सिमम कॉस्ट को सेव करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, उसके ऊपर फोकस करना है। मतलब सप्लाई चेन का मकसद ही ये है कि हमने किस तरह से एक अच्छी प्रोडक्ट जिस पर कस्टमर सेटिस्फाइड हो उसको मिनिमम प्राइस में देनी है, लेकिन अपने लिए मैक्सिमम प्रॉफिट भी रखना है। तो अब ये जो 3-4 क्रिटिकल पॉइंट है कि प्रोडक्ट बेहतरीन हो, यानी उतनी बेहतरीन जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, और प्राइस उसकी लोएस्ट पॉसिबल हो, और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो। ये तीनों ऑपोजिट साइड की चीज़ें हैं, तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं, लेकिन इन तीनों के ऊपर फोकस करते हुए जो काम होता है वो सप्लाई चेन वाले करते हैं। तो सप्लाई चेन किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल सब्जेक्ट होता है। मैनेजमेंट की टोटल जो अटेंशन होती है वो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के ऊपर होती है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। किसी भी किस्म की इंक्वायरी, क्यूरीज, कोई कमेंट्स हो तो आप नीचे ज़रूर लिखिएगा, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।